तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब वेस्ट स्टडी पॉइंट। कल वीडियो हम देखने वाले चैप्टर नंबर 4 है आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, क्लास 10th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। दोस्तों इस वाली वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 4 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है और वो टॉपिक जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है आपके सामने वो एक सिंपल सा है, वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में जो है अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। इसका मतलब क्या है? कोई एक कंपनी है, मान के चलते हैं कंपनी है ए, ये इस देश में भी अपना काम कर रही है, इस देश में भी अपना काम कर रही है, इस देश पर भी अपना काम कर रही है और इस देश पर भी अपना काम कर रही है। यानी अलग अलग देशों पर इसने उत्पादन पर नियंत्रण रख रखा है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वह कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है वो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने यहां पर, जो कि है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसको समझना है कि ये क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर में बार बार आपको ये वर्ड आपके सामने आएगा। तो वैश्वीकरण होता है जो अपना देश है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित कराना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब होता है, देखिए अपना देश है ये रहा, मान के चलते अपना देश क्या है यहाँ पर। ठीक है, और अपना देश क्या करेगा? अपनी देश की अर्थव्यवस्था को हमने क्या किया? संसार के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था के साथ हमने मिला दिया और खोल दिया। ठीक है, हमने ये कहा कि हम क्या करेंगे, हमारी देश जो है, हमारा देश उन देशों के साथ अपने कामकाज कर सकता है और वह देश हमारे देश में कामकाज कर सकते हैं, आयात निर्यात हो सकता है। यानी हमने क्या किया, व्यापार का जो द्वार है वो सभी देशों के लिए खोल दिया। ठीक है, आप मान के चलो एक कंपनी होती है हमारे देश की। ठीक है, हमारे देश की एक ही कंपनी होती, उस कंपनी का नाम होता एस। ठीक है, और वही हमें सामान बनाकर देती, तो वो कितने का भी बनाए हमें उसे खरीदना होता, लेकिन और वो जो है अपना जो सामान है उसमें अपनी गुणवत्ता में सुधार भी नहीं करता, क्योंकि इसको वही पता है कि ये जो भारत देश है इसमें मैं ही बनाऊंगा और बंदों को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वैश्वीकरण में क्या होता है, हम दूसरे देशों के साथ संपर्क में आ जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन होने के कारण जो सामान है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, सब आपस में कंपटीशन में लगे रहते हैं। वैश्वीकरण का एक फायदा होता है। ठीक है, तो आपको वैश्वीकरण समझ में आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड बातें तो हम करते रहेंगे इस चैप्टर में। विश्व बैंक को समझिए। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का नाम आपने बहुत सुना होगा। वर्ल्ड बैंक क्या है? अपने सदस्य राष्ट्रों को, यानी जो भी इसके सदस्य राष्ट्र है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये पैसों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है ये इस प्रकार की वर्ल्ड बैंक। आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ आपको बताया गया है। एक और है जो कि आपके सामने है, मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, यानी व्यापार होगा और बिना किसी प्रतिबंध के होगा, यानी व्यापार आप कर सकते हो। ये होता है मुक्त व्यापार। यहां पर देखिए, जब दो देशों के बीच, यानी देश नंबर ए और देश नंबर बी, ठीक है, इन दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है बिना किसी प्रतिबंध के, यानी इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दी जा रही, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मुक्त व्यापार। ठीक है, सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं यहां पर। यह उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है दोस्तों? उदारीकरण का मतलब है जो सरकार द्वारा किसी प्रकार का कुछ भी कानून बनाया जाता है, जिस कानून से, ठीक है, जिस कानून से क्या होता है, किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उस प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया है ये। मान के चलो सरकार ने कोई नियम और कानून जो है वो लागू किया, जिससे क्या हो रहा है, किसी भी गतिविधि में, व्यापार की गतिविधि में क्या है, प्रतिबंध लग गया यहाँ पर कि अब ये काम यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन
उसको हटाने की प्रक्रिया, इस चीज को हटाने की और दोबारा से चालू करने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, यहां पर समझिए आप लचीलापन, नाम से ही लग रहा है लचीलापन, यहाँ इसका मतलब है यहाँ पर जो है छूट दी जा रही है किसी प्रकार की, ठीक है, ढील दी जा रही है किसी प्रकार की, लचीला है यहाँ पर। तो कानून में सरकार द्वारा, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में क्या सभी देशों में जो उद्योग के जो काम होते हैं, फैक्ट्री रिलेटेड समझ सकते हो आप इसको, उस काम को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी उस काम को सपोर्ट दिया जाता है, सरकार उसको सपोर्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, ज्यादा फायदा ज्यादा होता है उससे। तो कानून में सरकार द्वारा जो ढील दी जाती है ना उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसे हम लचीलापन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल है। यहां से समझिए आप निवेश परिसंपत्तियां, यानी ऐसी चीजें जो कि निवेश के रूप में की जाती है। देखिए आप एक नॉर्मल बंदे हो और आपने क्या किया, आपने एक प्लॉट खरीदा, आपका घर है पहले से, लेकिन आपने एक और जो है प्लॉट खरीद लिया, तो वो प्लॉट निवेश के रूप में देखा जाता है कि हमने इस प्लॉट पर पैसे लगा दिए हैं और ये प्लॉट हम बाद में बेचेंगे तो महंगे में बिकेगा, ये नहीं बेचेंगे तो हमारे पास ये पैसे रखे हुए हैं जो कि बढ़ रहा है। तो ऐसी जगह पैसे लगाना जो बढ़ रहा हो उसे हम निवेश कहते हैं। तो कुछ संपत्तियां हैं हमारे पास जिसको हम निवेश परिसंपत्तियों के नाम से ही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जमीन हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपके मशीन हो गई, तो ये सारी चीजें देखिए यहाँ पर, जैसे हम भूमि खरीदते हैं, भवन खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं या अन्य कोई उपकरण खरीदते हैं, तो इसमें जो खरीदने में जो पैसा व्यय किया जाता है, लगाया जाता है, उस पैसे को, उस मुद्रा को निवेश के नाम से जाना जाता है और इन सभी चीजों को निवेश परिसंपत्तियों के नाम से जाना जाता है। सिंपल दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर चलते हैं हम विदेशी निवेश के बारे में। निवेश तो आपने देख लिया अभी, इन्वेस्टमेंट। अब विदेशी निवेश समझिए क्या होता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हमने समझा था, जो 2 या 2 से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर कोई निवेश करती है तो वो विदेशी निवेश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या है, हम यहाँ पर रहते हैं भारत में, यहां से किसी दूसरे देश की कंपनी ने, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसने निवेश करा हमारे देश में, तो वो जो निवेश होगा वो विदेशी निवेश होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में आपको पता होगा जियो में जो निवेश किया गया है, ठीक है, तो उसे छोड़ते हैं, यहां पर आते हैं वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा के कुप्रभाव का उल्लेख कीजिए। यहां पर देखिए वैश्वीकरण, अभी बताया था हमने आपको, वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, कंपटीशन की वजह से कुप्रभाव यानी नेगेटिव पॉइंट्स हमें बताने हैं कौन कौन से होते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण जो कंपटीशन है उसके कारण छोटे छोटे जो उद्योग है, जैसे बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर वाले बंदे, ठीक है, तो इन सब का जो उत्पादक है इन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण जो होता है दोस्तों वो बड़े लेवल पर होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और जो छोटे छोटे लेवल पर रह गए ना लोग, उनके जो काम है वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग को वैश्वीकरण से बहुत ज्यादा फायदा होता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर समझिए जो छोटे कामकाज वाले बंदे होते हैं, छोटे उद्योग वाले बंदे होते हैं, उन सबका बुरा प्रभाव पड़ता है उन पर। यहाँ पर देखते हैं श्रमिकों की बेरोजगारी में वृद्धि, यानी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है यहाँ पर कुछ लोगों के, श्रमिकों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ। ठीक है, इनको फायदा ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं उसके बाद क्या है, श्रमिकों को ज्यादा घंटे काम कराया जाता है, और ये जो ज्यादा घंटे काम कराने की बात है, ये जो काम की बात है ये नॉर्मल हो गई है। पहले क्या होता था, मान के चलो अगर कोई बंदा है उसको आप 1 घंटा ज्यादा काम करा रहे हो तो उसे लगता है कि हाँ भाई आज मुझे 8 बजे तक काम करना था, मैंने 9 बजे तक काम किया, लेकिन ये बात यहाँ पर उसके लिए नॉर्मल सी हो गई
ज्यादा घंटे काम कराना श्रमिकों से। वैश्वीकरण के कुप्रभाव आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, वो क्या है, वैश्वीकरण से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो हम है, हम बंदे, हमारे ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों हमारे ऊपर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। ठीक है, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हो गए और हम सस्ते में जो चीजें समझ पाए और हमने सस्ते में जो चीजों को है उसे खरीदा। देखिए, मान के चलते हैं हमारे पास कंपनी बनाने वाली थी कोई एस नाम से कंपनी, जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चर करती थी। ठीक है, तो वो जैसा भी करती थी हमें खरीदना पड़ता था। ठीक है, चाहे वो ज्यादा कीमत में कम फीचर्स प्रोवाइड करती थी तो हम उसे खरीद लेते थे। लेकिन फिर आई दूसरी कंपनियां जो कि कम कीमत में ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करने लग गई, तो उससे किसका फायदा हुआ, उससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उसके बाद क्या है, जो कंपनी ज्यादा कीमत में कम जो फीचर्स प्रोवाइड कर रही थी, अब वो भी कम कीमत में ज्यादा जो फीचर्स है प्रोवाइड करने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, कंपटीशन आप देखोगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सीधा फायदा होता है वो होता है हम जैसे बंदों का, जो नॉर्मल कस्टमर होते हैं उनका फायदा होता है। ठीक है, यहां नेक्स्ट आप इसके पॉइंट समझिए। उपभोक्ता के सामने यानी हमारे सामने अधिक विकल्प है। ठीक है, विकल्प है हमारे सामने अधिक, ऑप्शन आ गए मस्त मस्त। उद्योगों और सेवाओं को नए रोजगार के उत्पन्न मिलने लग गए। ठीक है, इनके पास भी नए नए रोजगार उत्पन्न होने लग गए, और जब इनको रोजगार मिलेगा तो जो काम करने वाले हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। उपभोक्ता को कम कीमत पर, हम लोगों को कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी वाले जो सामान है वो उपलब्ध होने लग गए। लोग पहले की तुलना में उच्चतर जीवन जो है वो जीने लग गए, मजा लेने लग गए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं हमारे यहाँ कोई टीवी बनाने वाली कंपनी थी जो कि लेटेस्ट टीवी, स्मार्ट टीवी बनाने के बहुत अधिक पैसे लेती थी। उसका जो टीवी है वो बहुत महंगा आता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब सस्ते दर में वही फीचर्स कोई और कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। तो जो गरीब लोग हैं वो भी कम पैसों में अच्छी जिंदगी जो है वो जीने का मजा ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्या सारी बातें हैं और उपभोक्ताओं को कैसे प्रॉफिट हुआ, उनकी जीवन की गुणवत्ता बेहतर हुई। यहाँ पर चलते हैं हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाइए। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण ने टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बताना है कि कैसे उसको प्रोत्साहित किया। वो टेक्नोलॉजी किसी प्रकार की हो सकती है, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी हो कम्युनिकेशन की, वो टेक्नोलॉजी हो ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर समझना है कि किस प्रकार कहाँ पे क्या हुआ सुधार। परिवहन की तकनीक में सुधार हुआ, जो ये वाली जो तकनीक है हमारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उसकी तकनीक में सुधार हुआ। दूर दूर स्थानों पर कम लागत में ही वस्तुओं को भेजना संभव होने लगा। ठीक है, ये बदलाव आए। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार आया। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसमें तो आपको पता ही है बहुत ही बड़ी क्रांति आई थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ है इंटरनेट की वजह से। आजकल हाल ही में ही हमने बहुत ही ज्यादा जो है अपने आप को डेवलप किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी। यहाँ पर देखते हैं अलग अलग देश आपस में जुड़ गई और तुरंत से ही सूचना प्राप्त करने लग गई। ये सारी चीजें जो है ये पहले नहीं थी, ये बहुत ही जल्दी हुई है कि देश आपस में जुड़े और बहुत अच्छे से काम करने लग गए। और जहां तक की बात है संदेश की, तो वो तो बिजली की रफ्तार से हो गई है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी ने व्यापार में गति ले आई है। अगर हम बात करें इंटरनेट टेक्नोलॉजी की, तो वो भी व्यापार में बहुत तगड़ा जो है गति लाई है। चाहे वो किसी के भी थ्रू हो सकता है, चाहे वो एड्स के थ्रू हो, ठीक है, चाहे वो वेबसाइट्स के थ्रू हो। तो इन सब चीजों से इंटरनेट की वजह से व्यापार में बहुत तगड़ी गति आई है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है खत्म होता है और अब हम बात करते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, जिसको हम विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। ये कह रहा है विश्व व्यापार संगठन क्या है
और इसके क्या कार्य है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसे हम WTO के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा संगठन है जो क्या करती है दोस्तों, व्यापार से रिलेटेड नियम और कानून बनाती है। ठीक है, किस देश को किसके साथ क्या व्यापार हो रहा है, ठीक है, कितने का फायदा हो रहा है, ठीक है, ये सारे नियम कानून जो है ये विश्व व्यापार संगठन बनाती है। ठीक है, इसके कार्य ये हो गए। उसके बाद क्या है, ये उन कार्य जो इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई है ये उस पर भी नजर रखती है। जैसे आपको पता है केंद्रीय बैंक में नजर रखती है ना RBI अपनी वाणिज्य बैंकों पे, इस प्रकार ये भी नजर रखती है कि जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए हैं क्या उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा। ये सारा काम है विश्व व्यापार संगठन का। ठीक है, व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड काम होता है इसका सारा का सारा। यहां पर हम बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका मेन उद्देश्य है व्यापार को उदार बनाना। ठीक है, व्यापार किस प्रकार चल रहा है, नियम कानून, मुक्त व्यापार की सुविधा देना, अभी बताया था मैंने आपको मुक्त व्यापार। ठीक है, तो इन सभी कामों से रिलेटेड जितनी सारे जो काम है ये इसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करें इसके कार्य के ऊपर में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या है, विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। सिंपल है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित होगा जब ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये विश्व व्यापार से संबंधित होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित होगा और उन सभी नियमों को वो निर्धारित करेगा। और निर्धारित करने के बाद वो ये देखेगा कि इन नियमों का जो पालन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके जो काम है मेन, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि एक साथ है विदेशी व्यापार और दूसरा है विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर समझिए, जब दो देशों के बीच कोई व्यापार हो रहा हो तो वो विदेशी व्यापार है। सिंपल, जब देखो जैसे ये एक देश है, ये अपना देश है, ठीक है, इनके बीच में व्यापार हो रहा है तो विदेशी व्यापार है। सिंपल। और विदेशी निवेश में अंतर बताओ। अगर अभी आपको बताया गया था जब कोई दूसरा देश हमारे देश में निवेश करता है तो विदेशी निवेश होता है। बस सिंपल, यहां पर समझिए आप। विदेशी निवेश के बारे में पहले हम बात करते हैं। विदेशों से वस्तुओं को खरीदने और बेचने को विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशों से हमने कोई सामान खरीदा, कोई सामान बेचा, विदेशी व्यापार हो गया। ठीक है, फिर यहां पर हम समझते हैं विदेशी निवेश अधिक लाभ कमाने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में क्यों निवेश करती है दोस्तों? क्योंकि उसको अधिक लाभ कमाना होता है। तो वो ज्यादा लाभ कमाने के लिए उसी उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में किसी भी मेजबान देश में जो है धन से अपने जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है हमारी कंपनियों में। ठीक है, या अपनी कंपनियां वो स्थापित करती है जिसे विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, उससे उनका बहुत ही ज्यादा फायदा जो है वो होता है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि ये कैसे होता है, यानी वो क्या क्या चीजें आती है इसमें विदेशी निवेश में। इसके अंतर्गत में आयात भी आ सकता है, निर्यात भी आ सकता है, दोनों ही शामिल है इस प्रक्रिया में। ठीक है, इसके बाद क्या है, विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, देखो जो विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश में क्या आएगा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो बहुत राष्ट्रों में क्या करती है, निवेश करती है, वो अगर यहां पर कुछ निवेश करती है तो उस निवेश को हम पूंजी निवेश भी कहते हैं। पूंजी निवेश के अंतर्गत वो जो है वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ये उत्पादन के लिए अवसर प्रदान करता है। सिंपल, जब वो यहाँ पर निवेश कर रहा है तो उससे उसका फायदा होगा, हमारा फायदा होगा। ठीक है, और उससे क्या है, उसके उत्पादन के लिए भी अवसर जो है नए नए वो प्रदान होंगे और ये पूंजी की कमी को दूर करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के देखो, हमने ये सोचा कि कोई खाली जगह है ऐसी जहां पर हमें कोई कंपनी लगानी चाहिए, लेकिन हमारे सरकार के पास उतनी पूंजी नहीं है, अभी वो काम नहीं हो सकता, बाद में होगा। लेकिन उसी जगह पर आके जब कोई बड़ी दूसरी कंपनी निवेश कर जाती है तो हमारी पूंजी की जो कमी थी वो दूर हो गई। हम भी चाहते थे वहां पर कोई कंपनी स्थापित हो और वहां पर कंपनी स्थापित हो गई। दोस्तों देखिए, छोटे छोटे
विकास से ही बहुत बड़ा विकास होता है। जैसे मान के चलो, अब सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो किसका है? देखो, जब कोई विदेशी निवेश करता है तो सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो उस कंपनी का है जिसने निवेश किया है। उसके बाद हमारे भारत सरकार का भी है, क्योंकि उसने भारत सरकार को भी यहाँ पर भारत में निवेश किया है। उसके बाद वो छोटे मोटे जो लोग हैं, ठीक है, जो वहां पर दुकान लगाएंगे, जो वहां पर किसी प्रकार की सुविधा देंगे, उनको भी प्रॉफिट है वहां पर, ठीक है। तो मिला जुला कर, ठीक है, सबको प्रॉफिट होता है अगर निवेश होता है भारत में तो, ठीक है। आपका जो चैप्टर था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। आपका एक खत्म होता है यहाँ पर। वीडियो पसंद आई तो आप कर सकते हैं लाइक, आप कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, आप शेयर कर सकते हो इसे, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, इससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।